हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है। और ये मॉडल पेपर का तीसरा सेट है और इस सेट में हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 से आगे के प्रश्न को। सवाल नंबर 3 तक को हमने इसके पहले पार्ट में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है हमने उनका उत्तर पहले से लिख रखा है। पहला सवाल दिया है, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव व प्रथम उत्तेजन विभव का क्या अर्थ है। दूसरा इसमें है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की क्रियाविधि समझाइए। और उसके बाद तीसरा एक न्यूमेरिकल है। तो पहले इन दो खंड को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें कहा था हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम त्वरक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी जा सके कि वो किसी परमाणु को आयनित कर सके, यानी ऐसी न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी परमाणु को आयन के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो वह जो विभव दिया जाएगा उस विभव को हम कहेंगे आयनन विभव। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आयनन विभव होता है 13.6 वोल्ट। उसके बाद अगला इसमें दिया है हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव। तो न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को ऊर्जा स्थानांतरित करके उसे उत्तेजित कर सके, उस परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव है 10.2 वोल्ट। तो ये इसके पहले पार्ट का जवाब हुआ, जिसमें कहा गया था आयनन विभव और प्रथम उत्तेजन विभव के बारे में बताइए। अगला यहाँ पे जो सवाल दिया था उसका जवाब ये है। सवाल था पूर्ण तरंग दृष्टकारी की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ पे हमने पहले से इसके बारे में पूरा लिख रखा है। आप यहाँ पे जो लिखा है उसको आप पहले नोट कर सकते हैं। और यहाँ आगे हमने उसका फिगर बनाया है, हम फिगर से आपको डिटेल में समझाते हैं। यहाँ पे फिगर बना के रखा गया है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ के लिए हमें एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज की जरूरत होती है। ये उसका सिंबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मान लेते हैं किसी समय प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज का ए सिरा पॉजिटिव है और बी सिरा ये नेगेटिव है। जब ए सिरा पॉजिटिव होगा तो डायोड D1 जो होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी ये अग्राभिनत में होगा। और जो D2 डायोड है ये उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस में होगा। इसकी वजह से ये वाला डायोड काम नहीं करेगा और विद्युत धारा इसके रास्ते से आगे जाएगी। और यहाँ पे जो लोड प्रतिरोध RL है उसमें धारा की दिशा जो होगी वो होगी C से D की तरफ। तो यहाँ पे एक निर्गत वोल्टेज बाहर आएगा। अगले चक्कर में जब A नेगेटिव हो जाएगा और B पॉजिटिव हो जाएगा तो A के नेगेटिव होने की वजह से डायोड D1 ये रिवर्स बायस में होगा और डायोड D2 ये फॉरवर्ड बायस में होगा। अब धारा इस रास्ते से जाएगी और अब भी धारा की दिशा C से D की तरफ होगी। तो यहाँ पे निर्गत वोल्टेज का डायरेक्शन एक जैसा रहेगा, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में काम करता है। यहाँ पे इसका आरेख दिखाया गया है कि जब विद्युत धारा अपने आधे चक्कर में होती है उस समय एक डायोड से करंट बहता है और अगले वाले आधे चक्कर में जब दूसरी तरफ नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता है तो अब ये दूसरा डायोड काम कर रहा होता है। तो वो अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ पे पूर्ण रूप से दृष्टकारी एक परिपथ तैयार हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा बह रही है वो एक दृष्ट धारा बह रही है। उसके बाद इसमें एक अगला सवाल दिया था। ये जो सवाल लगा दिया गया है तीसरे का था, ये तीसरे का जो कि पहले पार्ट में लगाया गया है। ये अगला सवाल था कि यहाँ पे दिया गया है एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन। ये सवाल है, एक प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन की क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करो। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। तो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन में अंतर यह है कि दोनों का वजन एक जैसा रहता है, बस आवेश की जो वैल्यू होती है
वो भी बराबर होती है, केवल नेचर उल्टा हो जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव और एंटी प्रोटॉन नेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो वजन होगा वही एंटी प्रोटॉन का भी होगा। तो जो ऊर्जा निकाली जाएगी वो दोनों द्रव्यमानों का योग होगा, mp प्लस mp बार। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये एंटी प्रोटॉन का मास और ये प्रोटॉन का मास। तो दोनों जोड़ो या फिर किसी एक में 2 से गुणा कर देते हैं। और c की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। वर्क करेंगे तो 9 × 10⁻16 होगा। पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.01050 × 10⁻10 जूल, या फिर केवल आप 3 × 10⁻10 जूल लिख सकते हो। यही इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के विभिन्न मापों के कार्तीय चिन्हों को निरूपित कीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अगला है, इसमें एक और सवाल दिया है, एक प्रत्यावर्ती धारा अनुनादी परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोलित परिपथ के लिए आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो 2 सवाल हैं, इन दोनों का जवाब देखते हैं। पहला था उत्तल और अवतल दर्पण में यहाँ पे जो इनके त्रिज्या है या फोकस दूरी है उसके बारे में हमें चिन्ह सहित बताना था। तो उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण है, फोकस और सेंटर कहाँ होता है ये दोनों में दिखाया गया है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है। फिर इसमें पूछा गया था इनका उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को सीधा एवं आवर्धित देखने के लिए, जैसे सैलून में। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को सदैव सीधा देखने के लिए, जैसे कि वाहनों में जो पीछे से आने वाली चीजें होती हैं उनको देखने के लिए जो साइड में लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये है सवाल नंबर 4 का चौथा खंड। और उसके बाद इसमें एक और सवाल था, LCR परिपथ जो एक श्रेणी परिपथ है उसके लिए अनुनाद की अवस्था में आवर्त काल निकालना था। तो यहाँ पे हमने परिपथ बनाया है LCR के लिए। इंडक्टर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका हमने XL लिखा है, कैपेसिटर के लिए XC, और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ उसके लिए R लिखा गया है। अनुनादी परिपथ तब होता है जब XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। XL मतलब होता है ओमेगा L और XC मतलब 1/ωc। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का ओमेगा में गुणा ओमेगा स्क्वायर, L का C के साथ गुणा LC, यानी ओमेगा की वैल्यू होगी 1/LC। ओमेगा का मतलब होता है 2πf, जहाँ f है उसकी फ्रेक्वेंसी है, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/2π√LC। आवर्त काल जो होता है वो फ्रेक्वेंसी का उल्टा होता है, तो इसका जवाब होगा 2π√LC। ये होगा LCR के जो श्रेणी परिपथ है उसके लिए आवर्त काल। ये शुरू से लिखा गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 5 का पहला, किन बिंदुओं पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होती है, चित्र द्वारा स्पष्ट करो। और उसके बाद अगला इसमें सवाल दिया है, संधारित्र के मुख्य उपयोग बताओ। समान धारिता C के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, संयोजन की धारिता के लिए व्यंजक बताओ। तो ये इसका जवाब है। हमने यहाँ पे चित्र पहले बना दिया कि मान लेते हैं कि हमने द्विध्रुव लिया जिसके एक सिरे पर माइनस की, एक सिरे पर प्लस की, और उसके बीच की जो दूरी है वो 2L है। तो इसकी निरक्षीय स्थिति में आप कहीं पर भी आप निकालोगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण के हमेशा समांतर होगी। तो ये चित्र है, और आप इसका जवाब में भी लिख सकते हो कि द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के या द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर होगी। ये चित्र है और ये उसका जवाब है। यहाँ पे देखो, जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो ये और ये देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद अगला इसमें सवाल दिया था, संधारित्र का मुख्य उपयोग लिखो। तो आवेश का संचय करने के लिए संधारित्र का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा संचय करने के लिए और प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद इसमें एक और सवाल दिया था कि समान धारिता C के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल धारिता बतानी थी। तो यहाँ पे हमने बना दिया है,
दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके उसको एक सोर्स से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V है और यहाँ से Q चार्ज बाहर निकल रहा है। तो ये जो चार्ज है ये दोनों पर एक समान बटेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग रहेगा। तो पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज V1 बराबर Q/C और दूसरे पर V2 बराबर Q/C, क्योंकि दोनों की धारिता C है और दोनों पर चार्ज Q है। तो कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2। अब कुल वोल्टेज का मतलब होगा कुल चार्ज ये है और बटे में कुल धारिता। तो Q/C इक्विवेलेंट बराबर Q/C प्लस Q/C। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी C/2, यानी धारिता किसी एक कैपेसिटर की धारिता की आधी रह जाएगी। तो यह है सवाल नंबर 5 का दूसरा खंड। अगला सवाल यहाँ पे दिया है, विद्युत सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न मात्रक लिखिए। उसके बाद सवाल है किरचॉफ के नियमों के कथनों को बताइए। ये दो सवाल है, इन दोनों का जवाब देखिए। विद्युत सामर्थ्य, वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। उसके बाद यहाँ पे किरचॉफ का नियम, दो नियम है, एक है संधि का नियम और एक है बंदपाश का नियम। संधि का नियम यह है कि किसी संधि पर जाने वाली धाराओं और संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ I बराबर 0। और बंद पाश का नियम यह है कि किसी बंद पाश के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतरों का योगफल शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ V बराबर 0। तो ये किरचॉफ के दो नियम हैं। उसके बाद इसमें एक और सवाल दिया था, ये चौथे का ऑप्शनल है। 2.5 × 10⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 7.5 × 10⁹ न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो उसको भी हमने पहले से हल कर रखा है। चुंबकीय आघूर्ण यम का मान दिया था 2.5 × 10⁸ और इसमें बलयुग्म का आघूर्ण दिया था 7.5 × 10⁹ न्यूटन मीटर। तो बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है mb sin थीटा, जहाँ थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से जो तल था वो समांतर था। तो तल अगर समांतर है तो उसका एरिया ऐसा हो जाएगा, यानी बीच में एंगल 90 डिग्री का लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें यम मालूम है और टाउ मालूम है, तो हमें बी निकालना था। बी बराबर हो जाएगा टाउ/m, क्योंकि sin 90 का मान वो 1 होगा। तो टाउ की वैल्यू और m की वैल्यू दोनों को एक साथ रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3 टेस्ला। ये इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर कब होता है और ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जवाब लिखा गया है ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में कि किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में, यदि किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति समान हो तो ट्रांसफार्मर आदर्श होता है। तो यह है सवाल नंबर 5 का 5वां खंड, यहाँ से इसका जवाब है। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो सवाल हैं मुझको आगे के पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें।